1.2 सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन अवधारणा। दरअसल कोई व्यवस्था हो, एक गठबंधन का निर्माण होता है। जैसा कि गोर और स्टब ने भी कहा है कि व्यवस्था तमाम साधनों के गठबंधन से चलती है और उसके द्वारा ही जो हासिल होता है, जो आगम, वही फिर उत्पाद का स्वरूप लेती है। और कोई भी संस्था हो, उसका एक लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य को पाने के लिए एक व्यवस्था बनती है। और वस्तु या सेवा के रूप में जो भी वो देता है, जो भी आगम होता है, तो वही फिर अपने लक्ष्य के मुताबिक वह एक उत्पाद का रूप ले लेती है, वह उत्पाद में तब्दील हो जाती है। और जैसे कि उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि कोई संगठन है तो वहाँ पर आंतरिक रूप से आप वहाँ कर्मचारी को देखते हैं, या आर्थिक व्यवस्था होती है, बाजार व्यवस्था होती है, कई एक क्षेत्र हो सकते हैं यहाँ पर। और सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पर कोई संस्था या कार्य विशेष के तहत कोई छोटे छोटे संगठन हैं तो उनके बीच कार्य विशेष के बीच बातचीत और व्यवहार में सामंजस्य बैठाना होता है। जैसे कि बाजार में छोटी छोटी इकाइयों का एक रूप होता है, वही बड़ा बनता है और सभी छोटी छोटी इकाइयों के अपने एक लक्ष्य होते हैं। कोई कंपनी, कोई उद्योग जिस भी वस्तु का सृजन करती है तो वो आप देखते हैं कि बाजार में किस तरह वह भिन्न भिन्न स्थलों पर जाता है और वहाँ से वह पब्लिक के पास जाता है। तो हर किसी का अपना एक लक्ष्य हो जाता है। छोटा दुकानदार का छोटा लक्ष्य होगा, बड़ा का फिर बड़ा लक्ष्य हो जाता है और वह फिर सब मिला के एक बाजार का निर्माण करता है। और यही मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और वस्तु की सहायता से बाजार तकनीक काम करती है। मानव का संसाधन होना वहाँ पर जरूरी है, मानव संसाधन का और वित्तीय संसाधन का भी होना जरूरी है। और यहाँ पर यदि हम सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली की बात करें तो यह एक विशेष व्यापक रूप से एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ नियम कानून की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है और सार्वजनिक उपक्रम के आधार पर यह कार्य करता है। जरूरी नहीं कि सार्वजनिक प्रबंधन के काम करने का तरीका हर जगह एक ही होगा, यह क्षेत्र के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। निजी क्षेत्र के आधार पर अलग होगा और सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का काम अलग रूप में भी दिख सकता है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जब से आया 1991 से, विशेषकर 90 के दशक के बाद, तो इन्होंने सार्वजनिक प्रणाली पर भी प्रभाव डाला और कई एक बातें हुई इसमें, जैसे कि नवउदारवादी विचार का बोलबाला हुआ, लोकचयन के दृष्टिकोण के प्रभाव से राज्य की भूमिका कम हुई और नीति एवं कार्यान्वयन के बीच विभाजन हमें दिखने लगा। व्यावसायिक प्रशासन का महत्व ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है और व्यापार हो या लोक प्रशासन, सार्वजनिक प्रबंधन पुराने ढर्रे पर हमेशा नहीं चल सकता और सरकारी, निजी या सार्वजनिक उपक्रम की भिन्नता पर कोई ध्यान पहले उसे नहीं दिया जाता था। लेकिन सार्वजनिक प्रबंधन सुधार को हम व्यावसायिक प्रबंधन से प्रभावित भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ कंपनियों के प्रबंधक को निर्णय लेने के संदर्भ में स्वायत्तता होती है। और अगर हम लोक प्रशासन और व्यापार प्रशासन के बीच के अंतर को देखें तो हम यह देखते हैं कि दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, दोनों की भिन्नताएं अलग अलग आधार पर निर्भर करती है। जैसे कि कोई व्यापारिक संस्था है, उसका मालिक एक है, वह लाभ के लिए काम करता है, वह मुनाफा देखता है और लोगों के हितों से उसे उतना मतलब नहीं है। लेकिन सार्वजनिक संस्थाओं में किसी एक की वर्चस्व नहीं रहता, यहाँ पर सबों की हिस्सेदारी होती है और यह सबों के हित में, सबों के लाभ के लिए काम करता है। और वहीं निजी कंपनियां बाजार के रूप में, बाजार जो डिमांड करती है उसके मुताबिक काम करती है और वह लाभ या हानि अर्थशास्त्र का यहाँ पर उदाहरण हम दे सकते हैं, अर्थशास्त्र के मुताबिक, उसके सिद्धांत के मुताबिक काम करता है। लेकिन सार्वजनिक प्रबंधन में वहाँ पर राजनीति दिखती है,
राजनीति के आधार पर, लोकतंत्र की राजनीति के आधार पर यह काम करता है। ऐसा इसलिए कि अगर लोकतांत्रिक राज्य में सार्वजनिक संस्थाएं लोकतंत्र की राजनीति के अनुरूप काम नहीं करेगी, उसके अनुरूप फैसले नहीं लेगी, तो अगले चुनाव में उसका असर पड़ने का डर रहता है उन्हें। और लोकहित को वरीयता दी जाती है और कोई भी कानून यहाँ पर राजनीति विज्ञान के नज़रिए से सार्वजनिक कानून के अनुसार बनाए जाते हैं, जो कि व्यावसायिक प्रबंधन की दुनिया में नहीं होता है। हम यह देखते हैं कि लोक प्रशासन लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखता है, उसकी पसंद, समानता, संसाधन आदि पर उसके अनुरूप यह काम करता है, उसके एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। वहीं अगर हम नौकरशाही की बात करें तो वहाँ पे एक पद सोपान का सिस्टम काम करता है, नियम कानून के अनुसार। ज़्यादा भरोसा हालांकि जब कर लिया जाता है तो इस पर कभी कभी सवाल भी उत्पन्न किए जाते हैं, और ऐसे कुछ घटनाएं भी घटी जिससे कि सरकारी तंत्र पर लोगों ने सवाल उठाया, विशेष करके सोवियत संघ का विघटन, सुई से लेकर कार तक सब चीज सोवियत संघ में निर्माण होता था, और सब कुछ, सब उद्योग, कल कारखाने, सब पर निजी स्वामित्व नहीं थी, सब पर सरकार का एक अधिकार था। लेकिन कालांतर में वह फिर ढह गई। वहीं अमेरिका जैसी पूंजीवादी व्यवस्था उदारीकरण के कारण ऐसा ढालने का कोई काम नहीं हो सका, लेकिन सोवियत संघ ढह गया। और इसके साथ यदि हम देखें तो लोगों पर टैक्स दिनों दिन बढ़ रहा है, खर्च सरकार का बढ़ रहा है, राज्य के जो नौकरशाही तंत्र है उसकी कार्यशैली पर लोग असंतोष कर रहे हैं, उस पर वो विश्वास प्रकट करने लगे हैं। तो इन सब के कारण, वैश्वीकरण का प्रभाव के कारण सार्वजनिक प्रणाली में प्रबंधन, लक्ष्य और कार्यशैली को महत्व दिया जाने लगा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सार्थक परिणाम नहीं आएंगे, और यही कारण रहा कि लोक प्रशासन में भी परिवर्तन लाने की कोशिश की गई, एक उदार चेंज लाने की कोशिश की गई, और इसकी प्रकृति में बदलाव लाने की कोशिश की गई। और इसे हम इस रूप में भी देख सकते हैं, कह सकते हैं कि आप देखते हैं कि इसके लिए जो उपाय अपनाए गए, निजीकरण की बातें की गई और बाजार पर आधारित गतिविधियों को व्यवस्थित किया गया, उसको केंद्रित किया गया, उस पर ध्यान दिया जाने लगा, और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था अपनाई गई, और नौकरशाही के अधिकार को कम करने की बात कही गई, यहाँ तक कि सरकार के भी हस्तक्षेप को कम करने की बात कही गई। हालांकि इन सभी बातों से लगता है कि हमारी सार्वजनिक प्रणाली कहीं न कहीं प्रतियोगितात्मक बनने की ओर अग्रसर है, और सरकारी व्यवस्था में अब सिर्फ परंपरागत तकनीक ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जो तकनीकें प्रयोग में लाई जाती उसे अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। सार्वजनिक संस्थाएं भी अब निजी प्रबंधन की तर्ज पर चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और हालांकि ये भी बात होती है कि आपको ऐसे इतिहास में ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं कि नौकरशाही ने अपने देश की माहौल की चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना किया हो और वे कार्य के समय से पिछड़ गए हैं। वे कहीं न कहीं बेहतर प्रबंधन कर ही लेते हैं, समयानुरूप चल ही लेते हैं, और आज यही चीज़ नव लोक प्रबंधन के रूप में वे अपना रहे हैं। लोक प्रशासन का स्वरूप हम देखते हैं कि पारंपरिक तौर पर वैज्ञानिक बनाने की ओर उन्मुख था। आप टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन को देखें या मैक्स वेबर के नौकरशाही को मॉडल को देखें, वहाँ पर क्या था, कार्यों का विभाजन दिखता था, विशेषज्ञता की बात हुई, नियम उन्मुखता की बात होती थी, वैयक्तिकता की बात होती थी, तार्किकता की बात होती थी, निष्पक्षता की बात होती थी, लोक सेवा में गोपनीयता की बात होती थी। और ये सारे मॉडल प्रशासनिक व्यवस्था की आंतरिकता पर ही कहीं न कहीं बल डालते हैं, और उनका जो बाहरी स्वरूप है उसकी वे उपेक्षा कर देते हैं, और बिना
लचीला जो मॉडल होता है वह सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालते हैं। जबकि आज लोक प्रशासन का बेहतर विकल्प आपको देख सकते हैं आप। और विल्सन कि जो लोक प्रशासन का जनक कहलाते हैं, विल्सन राजनीति और प्रशासन का अलग अलग करने पर बल दिए थे। नौकरशाही और प्रभावी समूह के बीच जो संबंध होते हैं वे नागरिक को प्रशासन और राज्य में प्रशासनिक मशीनरी के आर्थिक भार में शामिल करते दिखते हैं। वर्तमान संदर्भ में ये मॉडल कितने प्रभावी हैं रह गए हैं, तो इसी संदर्भ में एक विकल्प के रूप में एक बेहतर मॉडल की तलाश शुरू की गई और इसका परिणाम हुआ कि सार्वजनिक प्रणाली के प्रबंधन में चेंजिंग लाई गई। और इन्हीं परिवर्तन के स्वरूप सार्वजनिक संगठन में हम देखते हैं कि अहम भूमिका अदा की गई सार्वजनिक प्रणाली के व्यवहार को, उसके क्रियाकलाप को बाजारोन्मुखी बनाया गया। और यही बाजारोन्मुखी स्वरूप प्रशासनिक व्यवस्था को नव लोक प्रबंधन कहा गया।